हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 6 थिंकिंग इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की, जिसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टेप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाती हैं जो कि डीप डाइव कॉन्सेप्ट्स को टच करती हैं। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी नहीं भी करते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी और पेपर की तैयारी करते हैं, जैसे कि पीजीटी साइकोलॉजी या एमफिल या कोई और एग्जाम, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डीप डाइव कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अ कॉन्सेप्ट इज अ रूल दैट मे बी अप्लाइड टू डिसाइड इफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉल्स इनटू अ सर्टेन क्लास। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, जिस भी चीज को आप जानते हैं वो किसी न किसी सर्टेन रूल से जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है, या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है जिसके बेस पर आप किसी चीज का कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं अपने मन में। आपकी एक नॉलेज में जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे कि पेन हो गया, तो ये डायरी हो गई, मोबाइल डिवाइस हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें जो है कॉन्सेप्ट हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है सर्टेन रूल से बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल डिवाइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो मोबाइल डिवाइस जो है आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आप उससे फोन कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर ऐसा कोई मोबाइल डिवाइस हो जिसमें आप कॉलिंग नहीं कर सकते हैं और सारी अदर फैसिलिटी होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल फोन नहीं है। राइट, तो क्या है कि यहाँ पे सर्टेन रूल्स होते हैं जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके फीचर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और देन वो एक कॉन्सेप्ट बनता है। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो concept formation refers to the process of acquiring new concepts or mental representations of concepts, events, or relationships. It is a process by which a person learns to sort specific experiences into general rules or classes. तो concept formation basically क्या होता है, वही होता है कि जब सर्टेन रूल्स से हम किसी फीचर्स को, मतलब ढेर सारे फीचर्स अगर हैं और हम किसी सर्टेन रूल से उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड देन वो जो फॉर्म होता है वो आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम न्यू कॉन्सेप्ट्स को कुछ इसी तरीके से अक्वायर करते हैं। ठीक है, तो न्यू कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे को या हमें अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट अक्वायर करना है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसके कुछ सिमिलर सिमिलैरिटीज होंगी, उसके कुछ फीचर्स होंगे, तो उनको कुछ सेट ऑफ रूल्स से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड देन वो कॉन्सेप्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। The term was introduced by Jean Piaget in his theory of cognitive development. तो जो concept formation का term दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। हम सभी जानते हैं जीन पियाजे का cognitive development पे बहुत काम है। तो किस तरीके से एक concept form होता है एक बच्चे में, देन वो कैसे बड़ा होता है, कैसे कैसे धीरे धीरे वो फॉर्म होता है, इस चीजों के बारे में जीन पियाजे ने ही अपनी cognitive development theory में बताई है। अब बात करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के। तो यहाँ पे बेसिकली 4 मेन स्टेप्स दिए हुए हैं जो आगे पीछे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है कि ये 4 स्टेप्स होंगे तभी जाके एक कॉन्सेप्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, देन जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन, देन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पीछे होने का क्या मतलब था मेरा, कि ऐसा नहीं होता है कि जनरलाइजेशन पहले आ जाए या एब्स्ट्रैक्शन पहले आ जाए या डिस्क्रिमिनेशन पहले आ जाए। तो ये एक सीक्वेंस में ही रहता है, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेप्स जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के फॉर्म होते हैं। अगर एग्जाम में आपके कभी पूछ लेता है कि इन्हें सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एब्स्ट्रैक्शन ही सही इसके स्टेप्स है या सही सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले बात आती है द फर्स्ट स्टेज इन द
Formation of concepts is the observation of an event, object, or an experience. This can also be called the stage of becoming aware. This can be either direct or indirect. The child can directly see a dog and become aware of it. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वो एक पहली स्टेज होती है किसी भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, कि जब हम किसी नई चीज को देखते हैं, जब तक कि उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फॉर्म नहीं हुआ है, हम उसी नई चीज को देखते हैं, तो सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि वो की चीज क्या है, कैसे है, उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है, और क्या उसकी अलग फीचर्स हैं जो दूसरों से अलग बनाते हैं, तो हम इस तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्हें लर्न करने होते हैं। बड़ों में भी ये प्रोसेस देखा जाता है, अगर हम किसी नई जगह जाते हैं, किसी नई चीज़ को देखते हैं, तो सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी फॉलो होता है, सेम जो स्टेप्स है वहाँ पे भी फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है डॉग को जब देखता है, तो पहले उसे ऑब्जर्व करता है, समझने की कोशिश करता है, देन उसके बाद वो अवेयर होता है कि हाँ, ये एक डॉग है। तो यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि जो ऑब्जर्वेशन है, यानी जो जो पहली स्टेज है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि बच्चा डॉग को देख रहा है और डॉग को देखकर वो समझ रहा है कि वो डॉग है, या उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड ही आल्सो हियर्स स्टोरीज अबाउट डेविल्स एंड जायंट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हियर द अवेयरनेस इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे डॉग को हम सामने से देख रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो डायरेक्ट है, लेकिन हमने स्टोरीज में भी कुछ सुना किसी से, ठीक है, तो स्टोरीज में हम जाइंट्स के बारे में सुनते हैं, हमने इनकाउंटर तो कभी किया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में उनकी कोई ना कोई एक इमेज बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है कि हमें जाइंट की या जो एविल्स हैं उनकी हमें कुछ फीचर्स बताए गए हैं, और उस फीचर को जो है हम सोच लेते हैं कि हाँ, ये फीचर अच्छा, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, तो ये पक्का जाइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट हमें एक्सपीरियंस हुआ है, या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने किया है, जिससे कि अब हम उस तरह के क्रीचर से अवेयर हो गए हैं कि हाँ, इस तरह का कोई क्रीचर होता है, ठीक है। Thus all of us have some knowledge or awareness of primitive people, even though most of us have not seen them. Generally, repeated experiences provide the basis for the development of concepts. ठीक है, तो अगेन वही बात कह रहा है कि हमने भले ही प्रिमिटिव पीपल्स को नहीं देखा हो, लेकिन उसके बारे में जो हमें फीचर्स बताए गए हैं, उन फीचर्स को हम कहीं ना कहीं इमेजिन कर लेते हैं अपने दिमाग में, और उन फीचर्स के उन फीचर्स को हम कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनकी इमेज बन जाती है, उनका एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन जाता है। तो ये भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब यही ऑब्जर्वेशन जब रिपीटेड हो जाता है, ठीक है, तब कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। अब अगर एक बच्चे ने एक डॉग को देखा, देन उसके बाद वो दोबारा देखेगा, तो ठीक है, इसी तरीके से जो है फिर वो नए डॉग को ऑब्जर्व करेगा। तो कुछ इस तरीके से जो है उसको रिपीटेड एक्सपीरियंसेस होते चले जाएंगे। देन आता है जनरलाइजेशन। Repeated experiences or observations of different objects results in a tendency to form a general idea. Thus, a child first sees one dog, then another dog, then a third dog, and so on, and begins to form a general idea of a dog. This is called the process of generalization. The process of generalization explains how the child acquires many concepts like the concepts of gender, shape, number, etc. ठीक है, तो जनरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम पहली बार ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम ऑब्जर्व करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, न्यू कॉन्सेप्ट को बेसिकली, और देन वही न्यू कॉन्सेप्ट हमें बार बार एक्सपीरियंस होता है, रिपीटेड वे में एक्सपीरियंस होता है, तब हम उसको एक जनरल आइडिया क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा, डॉग के क्या फीचर्स होते हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि हर डॉग में सेम काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं, ठीक है। डॉग क्या करता है, बार्क करता है, उसके 4 पैर होते हैं, वो दौड़ता भागता है, उसकी ये साइज होती है, ये मान लीजिए कुछ फीचर्स हैं जो बच्चे को बताए गई, और वो ये अब ये देखता है कि बहुत सारे ऐसे और भी एनिमल्स हैं जिनके साथ में सेम फीचर्स हैं।
तो अब बच्चे ने क्या किया, एक जनरल आइडिया डेवलप कर लिया कि अच्छा, इस एनिमल में भी सेम फीचर है जो हमने अपने घर में देखा था, अपने घर के डॉग में देखा था, बाहर के डॉग में भी सेम फीचर, और मेरे फ्रेंड के घर पे भी जो एनिमल है उसमें भी सेम फीचर, इसका मतलब ये भी डॉग है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसको रिपीटेड एक्सपीरियंस हुआ, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हुआ, जिससे कि उसने जनरल आइडिया क्रिएट कर लिया कि हाँ भाई, ये फीचर वाले जो भी एनिमल होंगे वो डॉग ही होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दस अ चाइल्ड फर्स्ट सीज वन डॉग, देन अनदर डॉग, देन द थर्ड डॉग एंड सो ऑन, बिगिंस टू फॉर्म जनरल आइडिया ऑफ अ डॉग। ठीक है, तो कई सारे उसने सेम फीचर वाले डॉग को देखा, रिपीटेड एक्सपीरियंस किया या रिपीटेड ऑब्जर्वेशन उसको हुआ, तब उसने एक जनरल आइडिया को डेवलप किया कि डॉग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, और वही जो जनरल आइडिया है बेसिकली कॉन्सेप्ट उसके लिए बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को, जो जनरल आइडिया डेवलप होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जनरलाइजेशन कहा जाता है। इस जनरलाइजेशन के थ्रू सिर्फ डॉग का ही कॉन्सेप्ट नहीं, जो और तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे जेंडर, शिप, नंबर, इन इनका भी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ जनरलाइजेशन। देन आता है डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन। Along with generalization and the observation and organization of similarities among things and objects, the child also becomes aware of differences between them. Thus, all dogs are alike and all cows are alike. Dogs run on four legs and cow also do the same. ठीक है, at the same time, dogs and cows are different from each other, and big dogs are different from small dogs, and bulls are different from cows. It is this type of sequential operation of generalization and differentiation in interaction that leads to a formation of concept. तो अब हम यहाँ अगर थर्ड स्टेप की बात करें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, तो अब आता है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब डॉग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि बच्चे में किस तरीके से कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, ऑब्जर्वेशन से तो हो ही रहा है, जनरलाइजेशन से भी जनरल आइडिया डेवलप हो रहा है कॉन्सेप्ट का। अब बहुत सारे अगर सिमिलर एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिनके फोर लेग्स हैं, ठीक है, या जिन्हें घर में एज अ पेट पाला जाता है, तो अब बच्चे को हम कैसे बताएंगे कि काऊ और डॉग डिफरेंट है ना? तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन का स्टेप आता है कि डॉग के भी चार पैर हैं, काऊ के भी चार पैर हैं। डॉग भी एज अ पेट पाला जाता है और काऊ भी एज अ पेट होता है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कैसे हम बता सकते हैं? कुछ और अलग फीचर्स होंगे जो काऊ में होंगे लेकिन डॉग में नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो डॉग में होंगे लेकिन काऊ में नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जब हम उस बच्चे को बताते हैं, तब वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाता है या डिस्क्रिमिनेट कर पाता है बेसिकली कि अच्छा, डॉग्स अलग होते हैं और काउस अलग होते हैं। ठीक है, स्मॉल डॉग्स को हम पपी कहते हैं और बड़े डॉग्स जो है वो फुली डॉग होते हैं। देन बुल्स एंड काउस में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताते हैं बच्चे को, और वो जब डिफरेंशिएट कर पाता है कि भले ही काऊ एंड बुल देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें उनमें कुछ ऐसे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है, या एक में है एक में नहीं है। तो इससे बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करने में या डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिलती है, और इसी डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन से बच्चा हर एक हर एक कॉन्सेप्ट को अलग से आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो अब उसके लिए काऊ बुल नहीं है और सारे बुल काऊ नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये डिफरेंट हो गए, सारे एनिमल्स डॉग नहीं है, सारे एनिमल्स काऊ नहीं है। अब उसके लिए डिफरेंशिएट करना जो है आसान हो जाता है। देन बात आती है एब्स्ट्रैक्शन। जब हम डिस्क्रिमिनेट कर चुके होते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाते हैं इस तरीके से, तो अब आता है एब्स्ट्रैक्शन। The child has seen dogs and he happens to see a cow on a different occasion or maybe a different place. He does not observe them at the same time, but inwardly he compares his experience on the two occasions. The perception and the experiences are now inwardly analyzed and re experienced in the absence of the object. This results in an appreciation of similarities and differences. This process by which the experience is analyzed
in the absence of actual situation is known as abstraction. It is abstraction which actually transforms comparable and contrasting experience into concepts. ठीक है, तो abstraction क्या होता है बेसिकली, जब भी हम abstract तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया है कि डॉग मान लीजिए एक चाइल्ड है जो जिसने कभी डॉग को देखा, ठीक है, एक डिफरेंट प्लेस पे या डिफरेंट ओकेजन में उसने डॉग को देखा। अब वो उसने काऊ भी देखा है, लेकिन अब वो डिफरेंट ओकेजन और डिफरेंट टाइम पे काऊ को देख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि काऊ के उसने फीचर्स देखे और वो अब अपने एक्सपीरियंस जो उसने कभी डॉग देखा था, मान लीजिए आज की डेट में वो किसी दूसरी प्लेस पे काऊ देख रहा है और उसने कल की डेट में अपने घर पे एक डॉग देखा था। तो अब आज वो कंपेयर कर पा रहा है कि भले ही डॉग उसके सामने नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग में जो डॉग की इमेज है उसके उसने कल ऑब्जर्व करके एंटर करी थी, तो आज वो अपने दिमाग से उन सारे फीचर्स को काऊ के फीचर से कंपेयर कर रहा है कि अच्छा, हमने जो कल एनिमल देखा था उसमें ये फीचर्स थे, वो डॉग था। आज जो मैं एनिमल देख रहा हूँ उसमें ये फीचर्स नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये डॉग नहीं है, ये काऊ है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो परसेप्शन होता है और हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में ही हमारा एब्स्ट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की स्टेप तभी आती है जब हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली एब्सेंट हो, ठीक है, हमारे सामने वो ना हो, तब हम एब्स्ट्रैक्ट तरीके से उसके बारे में सोचते हैं और वहां पे हम कंपेयर करते हैं एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से। तो इस तरीके से जो है एब्स्ट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस फॉलो होता है और इसी तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने हमारे देश में अलग टाइप का डॉग देखा है, अभी हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहां पे अलग टाइप का डॉग होता है, तो वहां पे हम जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री में जिस तरीके के डॉग होते हैं वहां पे वैसे नहीं होंगे, तो हम अपना डॉग तो लेके जा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने अपने कंट्री में जैसा डॉग देखा उसके जो भी फीचर्स है, अब हम दूसरी कंट्री के डॉग के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि अच्छा, ये यहाँ का जो डॉग है ये इस तरीके से डिफरेंट होता है, हमारे देश का डॉग जो है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो डॉग दोनों ही है लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन है कि अच्छा, वो इंडियन डॉग है और वो जो है कोई बाहर का डॉग है, मे बी किसी भी कंट्री का आप नाम समझ लीजिए कि ये वहाँ का डॉग है, इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर लिया। तो वहां पे क्या है, जब हम दूसरी कंट्री गए तो हमारे सामने इंडियन डॉग नहीं है जिसको कि हम ऑब्जर्व कर पाए, वहां पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज काम आता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एब्स्ट्रैक्शन है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आपको आगे ऐसी तैयारी करनी है, डीप डाइव ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने, और आप किसी भी तरीके की साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी पेपर की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।